नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में बड़ा रेल हादसा हो गया है। बुधवार की शाम मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी हो गई, जिससे मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड रूट पर ट्रेनों का परिचालन घंटों बाधित रहा। घटना नारायणपुर स्टेशन स्थित FCI गोदाम के समीप की है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों लाइनों पर परिचालन बाधित है और कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर लगभग 3 घंटे तक खड़ी रही। गनीमत की बात है कि इस हादसे में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के डिब्बों लाने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। इस मामले में रेलवे के अधिकारियों ने जांच का निर्देश दिया है। ये हमारा रेल का रेक था, वो रेक में शंटिंग हो रही थी यार्ड में, उसमें जिसके 4 डब्बे डिरेल हुए हैं और जो रेल है उसको आपने देखा, अभी हम लोगों ने उसका एक तरफ से उसको कट लग गया, दूसरा कट लगा रहे हैं। जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो हमारी समस्तीपुर से भी आ गई है, सोनपुर से भी आ गई है, तो इसको हम लोग रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बोगियां सर अभी 4 बोगी है, 4 जो हमारे वैगन है वो डिरेल्ड हैं इस समय, और उनमें से 2 में थोड़ा ज़्यादा काम है, 2 में थोड़ा कम काम है, तो इसको हम लोग रिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आ रही थी और कहाँ को जा रही थी सर? ये अभी तो यार्ड में शंटिंग हो रही थी, 5 नंबर लाइन से 2 नंबर लाइन जा रही थी, और पहले इसने काम किया था, आधा रेक अनलोड किया था, तो ये अभी कहीं जा नहीं रही थी, शंटिंग हो रही थी। कोई किसी तरह डिस्टर्ब है सर? रूट डिस्टर्ब हो गई? हाँ जी, अप एंड डाउन दोनों लाइन अभी बंद हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उनको निकालने के लिए इसको जल्दी से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन सी गाड़ियाँ सर फंसी हुई हैं? अभी इस समय की सारी गाड़ियाँ मुजफ्फरपुर और अप एंड डाउन दोनों सब कुछ बंद है, तो सारी गाड़ियाँ अभी रुकी हुई हैं। किसी तरह में सर हो जाने की उम्मीद है? अभी जो है उसको लग रहा है कि अपलाइन हमारी जल्दी मिलनी चाहिए, तो 2-1 घंटे में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपलाइन चालू हो जाएगी, और डाउन लाइन में थोड़ा और टाइम लगेगा, इसको भी चालू कर देंगे। किसी तरह के सर हाथाहाथ नहीं, इसके अंदर इनफैक्ट ट्रैक का भी नुकसान नहीं है, गाड़ी में ज़्यादा लोड नहीं था और धीरे चल रही थी, तो कोई नुकसान उस तरह का नहीं है। सिग्नल भी ठीक है, ट्रैक भी ठीक है और OHE भी ठीक है, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है। गाड़ी हटेगी, उसके बाद गाड़ी अपनी नॉर्मल ये डिरेल गाड़ी हटेगी, उसके बाद अपनी नॉर्मल गाड़ियाँ चालू होनी चाहिए। सर तो लगातार जो रेल पटरी की निगरानी की जाती है, उसके बाद भी घटना हो रही है, कहीं ना कहीं तो सवाल उठता है सर। ये किसी बाहरी व्यक्ति का इसके अंदर कोई हाथ नहीं लग रहा है, और ये हमारे परिचालन में अगर कहीं कुछ कमी रही है, क्या इसके अंदर है, इसका अभी पूरा डिटेल जांच होगा। और पर इसमें कुछ इस तरह का जो डिरेलमेंट है उसमें ऐसा अभी तक तो नहीं दिखा हमारे को कि कोई बाहरी व्यक्ति ने, किसी ने इसमें कोई इंटरफेयर किया है या कहीं कुछ उसकी वजह से कोई दिक्कत हुई है। मुजफ्फरपुर में एक नगर निगम के वार्ड पार्षद की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। वार्ड 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान ने अपने साथियों के साथ एक हार्डवेयर दुकान में पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट की। इस दौरान दुकानदार पर पिस्टल तान दी गई, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी देते हुए वार्ड पार्षद ने कहा कि दुकान बंद नहीं की तो काट कर फेंक दूंगा। करजा थाना इलाके के पकड़ी पकोही निवासी दुकानदार जितेंद्र कुमार ने पुलिस में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जितेंद्र कुमार ने सदर थाना पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उनकी मुजफ्फरपुर में गोबरसही चौक के पास SK ट्रेडर्स एंड हार्डवेयर नाम से दुकान है। सोमवार रात करीब 11 बजे वह अपनी दुकान पर विश्वकर्मा पूजा के लिए कुछ काम करवा रहे थे। तभी वार्ड पार्षद अभिमन्यु चौहान और दिलीप चौहान अपने 20 से 25 साथियों के साथ आए और स्टाफ के साथ गाली गलौज करते हुए दुकान के अंदर घुस गए। अभिमन्यु चौहान ने दुकानदार जितेंद्र के भाई शुभम की पिटाई भी कर दी और अन्य लोगों ने स्टाफ पर भी हाथ उठाए। इसी दौरान वार्ड पार्षद ने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर शुभम कुमार के कनपट्टी पर सटा दी। दरअसल आरोपी दिलीप चौहान की उनके बगल में ही चौहान ट्रेडर्स के नाम से हार्डवेयर की दुकान है। आरोपियों ने जितेंद्र से उनकी दुकान बंद करने की धमकी दी और
कहा कि वह उन्हें काट कर फेंक देंगे। बाद में कुछ लोगों के हस्तक्षेप से उनकी जान बची। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी वार्ड पार्षद अभिमन्यु चौहान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल वह फरार है। वार्ड पार्षद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। भाई जी माफी चाहते हैं। अभी बाप भाई इतना गोली मार मुझे इतना गोली तुम लोग नहीं बोल सकते। हुआ घटना कब क्या हुआ है? कुछ नहीं, जैसे कि विश्वकर्मा पूजा का साफ सफाई चल रहा था। हमने कुछ लोहा का फ्रेम बनवाया, 2-3 पाइप हमारे पास बचा हुआ था, तो कंपनी वालों ने हमको बोर्ड दिया, मगध वाले ने, छड़ वाले ने, तो हम वहाँ लगवा रहे थे, जैसे कि लोहा का पाइप वेल्डिंग करवा रहे थे। तो उसके बाद वो आक्रोश में एकदम आए भाई लोग, और उनका ड्राइवर वगैरह था, और उसके बाद पहले वेल्डिंग कर रहा था, उसको उन्होंने मारा, उनको पिस्टल दिखाया। उसके बाद वहाँ से आए और यहाँ पे हम थे और हमारा मुंशी था, दोनों को मारा पीटा गया और पिस्टल सर पे सटा दिया गया, जो कि वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे। यही सब बात है। पहले तो कुछ विवाद वगैरह था कुछ? पहले से हमको लेकर के कोई विवाद नहीं था, बस वो बोलने लगे कि हमारा तुम कंपटीटर बनता है, ये है वो है, कंपटीशन करने आया है तुम मेरे साथ, यही सब बात। आप दुकान यहाँ कब थी? लगभग 7 महीना हुआ, 8 महीना, फरवरी 15 फरवरी को मेरा दुकान का ओपनिंग था, और देख लीजिए यही 23 में ही हुआ था। व्यापारिक वर्चस्व बनाने की? हाँ, व्यापारिक वर्चस्व बनाने की कोशिश की। कितने बजे करीब की घटना? ये 11 बजे रात की घटना है। रात को 11 बजे दुकान खुला हुआ था? तो सारा दुकान शटर बंद था, बस यही खुला हुआ था। स्टाफ काम कर रहा था कि वो लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपना सामान सरियाएंगे, शटर गिराएंगे, निकल जाएंगे। 16 तारीख को रात का घटना है। कौन लोग यहाँ पे? हम थे, हमारा मुंशी था अमन कुमार, और 2 वेल्डिंग मिस्त्री था, बस हम 4 लोग। उधर से कौन? उधर से पहले 3 लोग आए, उसके बाद 2 लोग आए, 5 आदमी, उसके बाद 20, 25, 30 लोग एकदम दौड़ते हुए आए एकदम उधर से। कुछ लोग कार से आए, कुछ लोग बाइक से आए, मतलब लगभग 50 के भीड़ में थे वो लोग। धमकी वगैरह दिया गया? धमकी वगैरह पूरा दिया गया कि खानदान मिटा देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, अभी हमको पहचानता नहीं है, ऐसा है वैसा है। यही सब वीडियो में आपको क्लियर सब कुछ दिख रहा होगा, गाली वाली सब दिया गया। शिकायत आपने थाने में की? थाने में हमने की है, हमारे भाई जी ने की है, बड़े भैया ने। वो आक्रोश में आकर के वो गुस्सा हो गया, वो गए थाने पे, आवेदन दिए हमको, तो वहाँ वो आवेदन दिए। उसके बाद हम निकले हैं उधर घर, काहे कि उस बच्चा को भी बचाना जरूरी था ना, काहे कि वो भी यहाँ फंसा हुआ था, तो इसको यहाँ से निकाले। काहे कि हमारे दुकान पे स्टाफ है, तो हमारा इसका फर्ज बनता है कि इसको सुरक्षा देना, तो इसको हटा दिया गया। हम थे, जो भी था हमारे ऊपर भी था। उसके बाद बाइक वाइक निकाले, हम अपना शटर गिराएं, ताला मार के निकल गए। ये मामला 2 सीमेंट दुकानदार और गिट्टी छड़ दुकानदार के बीच का है। दोनों का दुकान सटा हुआ है, एक चौहान ट्रेडर्स है, एक जितेंद्र का है। तो 16/11/23 की घटना है कि अभिमन्यु के दुकान के सामने एक व्यक्ति कटर लेकर आया हुआ था, तो वो अपने सीसीटीवी में देखता है। उसके बाद उस व्यक्ति से जाके उसको पूछता है कि तुम कटर लेकर सारा रात को 11:30 बजे मेरे दुकान के पास क्यों हो। उसके बाद वहाँ से झगड़ा शुरू होता है, लपड़ थप्पड़ होता है। इसी क्रम में पता चलता है कि अभिमन्यु उसके दुकान पे भी जाकर उससे मारपीट करते हैं। उनके पास एक पिस्टल दिखाने की बात हुई है, सत्यापित की जा रही है। पिस्टल जहाँ तक लग रहा है कि लाइसेंसी पिस्टल है, उसे सत्यापित किया जा रहा है। दोनों पक्ष से आवेदन प्राप्त हुआ है, दोनों पक्ष का आवेदन को रजिस्टर कर लिया गया है, आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सर, आवेदन में क्या कुछ आरोप लगाया गया है? आरोप मारपीट का ही लगाया गया है। जो
पिस्टल है उसे जब्त की गई है? अभी जब्त नहीं की गई, उसको जब्त करने की प्रक्रिया में है, उसका डिटेल निकलवाया जा रहा है। अभिमन्यु है जो काजी मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं और उस थाना क्षेत्र के पदाधिकारी से बोला गया है और हम सब जिला दंड पदाधिकारी से भाई इसके यहाँ से उनके शख्स के बारे में डिटेल निकलवा के कैंसिलेशन के लिए और आगे की जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है उसके लिए लाइसेंस को कैंसिल भी किया जा सकता है। जी क्योंकि उन्होंने उसके शर्तों को उल्लंघन किया है। मुजफ्फरपुर में नवजात शिशु की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टरों के कहने पर गलत तरीके से इंजेक्शन लगाई है। इंजेक्शन लगाने के बाद नवजात की मौत हुई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के बैंक रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम की है। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु की रहने वाली मीना देवी ने अपनी बहू सुजाता कुमारी को एक आशा कार्यकर्ता के कहने पर बैंक रोड के नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। भर्ती करने के समय कहा गया था कि नॉर्मल बच्चा हो जाएगा, लेकिन मरीज का जब तबीयत बिगड़ने लगा तो डॉक्टर ने केजरीवाल अस्पताल में रेफर कर दिया। केजरीवाल के डॉक्टर ने ऑपरेशन कर डिलीवरी करवाया। इस दौरान बच्चा मृत पाया गया। इसके बाद से परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। बैंक रोड पहुंचकर नर्सिंग होम के बाहर जमकर हंगामा किया। बवाल होता देख नर्सिंग होम कर्मी एवं डॉक्टर मौके से भाग निकले। सूचना पर पहुंचे नगर थानेदार शरद कुमार ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। पुलिस के आश्वासन पर परिजन शांत हुए। थानेदार ने कहा कि जांच के बाद नर्सिंग होम पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाने आए थे, अल्ट्रासाउंड हुआ, बोला कि पानी नहीं है, हम यहाँ नॉर्मल कर देंगे, कुछ पैसा लगेगा। हम बोले कुछ लगेगा लेकिन नॉर्मल हो जाएगा, गारंटी के साथ ही लोग बोला हम नॉर्मल करवा देंगे। हम लोग बोले कि ठीक है। यहाँ आए, ऊपर गया, 3 इंजेक्शन पहले दे दिया। हम लोग पूछ रहे दर्द से बेचैन हो गई, बच्चा पे असर पड़ा। उसके बाद फिर रात में आके दिया। हम लोग देख रहे थे कि डॉक्टर एक बार भी नहीं है, बस जब यहाँ से जाने लगी तब एक बार आई है, हाँ ठीक हो जाएगा। उसके बाद से हम सुबह से इनको दर्द हो रहा था, हम बुला रहे थे डॉक्टर को, कंपाउंडर को बोल रहे थे कि आप फ़ोन कीजिए। ये लोग ना सुइया दे रहा था, उससे पूछ रहे थे सुइया किस चीज़ का, इतना झाड़ के हमको बोल रहा था ये लड़का, आपको बता दे सारा बात। हम बोले नहीं बताइएगा, फैमिली मेम्बर है, नहीं बताइए, कुछ हो जाएगा, रिस्क लीजिएगा। जब बच्चा मर गया, धड़कन नहीं मिला था, वो बोली कि हमको धड़कन नहीं मिला, हम ऊपर से लेके आए। ये लोग नहीं जाता है एक बार भी, हम नीचे लेके आए, धड़कन देखा, मरा हुआ बच्चा था, लेकिन झूठ बोला है अल्ट्रासाउंड वाला कि बच्चा जिंदा है। उसके बाद बोला ऑपरेशन करना होगा। हम लोग उसमें भी राजी हो गए कि ऑपरेशन कर दीजिए। सोचा वो लोग कि ऑपरेशन का नाम लेके ये लोग चला जाएगा, गरीब है, नहीं पैसा दे पाएगा। हम लोग बोले उसमें भी खुश है, कर दीजिए, दोनों जान बच जाना चाहिए। उसके बाद फिर बाहर बुला के बोलता है बच्चा एकदम पानी गिर गया, बच्चा कोई अथी नहीं, सूख गया, एकदम धड़कन चल रहा है। आप यहाँ शीशा का जगह नहीं, शीशा वाला बच्चा आप केजरीवाल लेके जाइए, यहाँ डिलीवरी कर देंगे, फिर बच्चा को यहाँ से वहाँ ले जाइए, कुछ हो जाएगा। वहाँ हम लोग लेके गए, वहाँ बोला अल्ट्रासाउंड हुआ, 6 घंटा पहले बच्चा डेथ कर गया। जब यहाँ से भेजा है, ये लोग सोच के समझ के भेजा है कि यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जो होगा वहाँ का डॉक्टर पे पड़ेगा, यहाँ का रिस्क हम लोग नहीं होगा। बताइए हम लोग के साथ किए, हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि दूसरा मरीज के साथ ऐसा करे। सोमवार के दिन ना इनके यहाँ 12 बजे हम अपना पेशेंट को भर्ती किए, मतलब लाए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। वो आशा है एगो मेरे गांव का, वही लाई। हम नहीं यहाँ पर जानते थे कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो रहा है ऐसे, वही लाई, वही यहाँ पर भर्ती उर्ती सब चीज़ करवाई, अल्ट्रासाउंड की। तो बोले कि पानी का कमी है, पानी का कमी का बात बताई। हम कहले कि पानी का कमी है तो क्या होगा, तो यहाँ पर भर्ती कर दीजिए, नॉर्मल बच्चा हम करवा देंगे डिलीवरी। हम कहें कि गारंटी लेते हैं तो नहीं, से बालू हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हम रात में भी पूछे कि क्या मैडम क्या पूछे, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जो कि बच्चा मरा हुआ था, रात में जांचे भी, उस समय भी बच्चा मरा हुआ था, तब भी नहीं बताए। कहे कि सवेरे तक होगा, 2 दिन 3 दिन टाइम लगता है होने में। हम कहे क्या टाइम लगेगा, सुइया दवाई पानी चढ़ाते हो जाता है, जल्दी से बताइए कि टाइम लगा कर पेशेंट मेरा बेकार होते जा रहा है। अब वो तो हो गया, चले गए देखो का सोने, रात भर कोई नहीं आया यहाँ पर। हमारा लड़कोड़ी, हम कोई नहीं आया रात भर। हम लड़कोड़ी के लेकर के भर रात परेशान हुए। सवेरे में हम 4 बजे भोर से इनका फ़ोन करें, आइए ना, देखिए ना, देखिए ना, आइए ना, क्या हो रहा है मेरा लड़कोड़ी का, क्या हो रहा है, लड़कोड़ी मेरा ठीक नहीं है, क्या हो रहा है बताइए आकर के। मैडम नहीं आए, मैडम नहीं आए। इसमें क्या वो है, कंपाउंडर है कि कौन है, वो आकर के अल्ट्रासाउंड की तो अल्ट्रासाउंड में जब बच्चा का धड़कन चलता है तो टू बजते रहता है। जब वो अल्ट्रासाउंड किया तो टू नहीं बज रहा था। हम देख रहे हैं तो वहाँ पर टू नहीं, हम क्या कि टू नहीं बजा, बच्चा ठीक है ना, हाँ बच्चा ठीक है, जो पानी था सो वो गिर चुका है,
वो बोला कि जो पानी था सो गिर चुका है, से जाते हैं नीचे, हम मैडम से बात करते हैं। वो नीचे आया, मैडम से बात की, क्या किया नहीं किया भगवान जाने, बात की। और उसके बाद फिर हमको फ़ोन करके बुलाया कि जैसे यहाँ आइए। यहाँ आए तो कहें कि जब बोलूँ देखिए आपका बच्चा का थोड़ा थोड़ा धड़कन चल रहा है, ऐसे ऑपरेशन करवा लीजिए। हाँ, मतलब लड़कोरी का ऑपरेशन से डिलीवरी करवा लीजिए। हम कहे ठीक है, अच्छा रहे बच्चा मेरा अच्छा से हो जाएगा ना, अच्छा रहना चाहिए दोनों। जब हम पैसा लगाएंगे तो अच्छा। तो हाँ, हम पूछबो कि कितना पैसा लगेगा, तो 25,000 रुपया लगेगा। हम कहे ठीक है, हम पैसा का मोह माया नहीं देखते हैं, आप मेरा बच्चा लड़कोरी दोनों का सुरक्षित निकाल दीजिए, तो पैसा अकाउंट पर जमा कर दीजिए। हम वहाँ पर इनका छुरा कटारी सब खोल रहा था, हम पूरा तैयारी करके हम वहाँ पर बैठे हुए थे। तब ऊपर से फेनू फ़ोन करके बुलाए कि सुनिए ना, आपका बच्चा का थोड़ा थोड़ा धड़कन चल रहा है, समझे, थोड़ा थोड़ा धड़कन चल रहा है, से यहाँ पर व्यवस्था नहीं है बच्चा का रखने का, से आप केजरीबाग शीशा में ले जाइए, वहाँ पर भर्ती करा दे। हम कहे कि बताइए सारा रिपोर्ट ऊपर सब आप यहाँ का कर लिए हैं, ऑपरेशन करने के लिए आप इतना टाइम भी लगा दिए। मेरा लड़कोरी का पहले से बोलते कि हाँ आपका लड़कोरी के साथ में ये चीज़ होने वाला है, तो हम वहाँ पहले से ले जाते हैं। यहाँ पर ये लोग दिखाए थे, एक महिला का डिलीवरी हुआ था, जो उसका बच्चा हुआ पैदा हुआ, वो बच्चा मर गया, उसी के संदर्भ में हम लोग जांच में आए हुए थे। अभी देख हॉस्पिटल से कर्मचारी गिरफ्तारी हुई जांच के लिए, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच हम लोग कर रहे हैं। इंजेक्शन वगैरह लगाया, अभी इस संदर्भ में अभी कोई जानकारी नहीं है, जांच पड़ताल कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में उत्पाद पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुशहरी थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम लिखा एक ऑयल टैंकर को पकड़ा है। फिल्म पुष्पा के स्टाइल में शराब की तस्करी कर रहा था। टैंकर के अंदर तहखाने बनाए गए थे, इनमें शराब छिपाई गई थी। जैसे ही मुजफ्फरपुर पुलिस इस ऑयल टैंकर के अंदर उतरी तो पुष्पा का राज खुल गया। पुलिस टीम ने ऑयल टैंकर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। यह शराब अरुणाचल प्रदेश से तस्करी करके लाई गई थी। इसकी कीमत 30 लाख रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। घटना मुशहरी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की है, जहां उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि एक ऑयल टैंकर में शराब छिपाकर लाई जा रही है। सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने रघुनाथपुर गांव के पास छापेमारी की। टीम को देखकर शराब तस्कर भागने में सफल रहे। जांच करने पर पता चला कि ऑयल टैंकर में 5 अलग अलग तहखाने बनाए गए थे, जिनमें शराब की 250 से ज़्यादा पेटी छिपाकर रखी गई थी। शराब को अनलोड करने के लिए 3 गाड़ियां, एक पिकअप, एक टेम्पो और एक बोलेरो भी मौके पर मौजूद थी। उत्पाद विभाग ने टैंकर समेत तीनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। वहीं शराब तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। विभाग भागे हुए तस्करों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है। बिहार के शराब माफियाओं का प्लान यहां से शराब को अलग अलग जगह सप्लाई करने का था। गुप्त सूचना के आधार पर मुशहरी थाना अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में छापेमारी की गई। उसमें सड़क के किनारे मतलब कि 4 वाहन मिले, बरामद हुए हैं। उसमें से एक तेल टैंकर था पश्चिम बंगाल का, उसमें से शराब को अनलोड किया जा रहा था। शराब और बियर को अनलोड किया जा रहा था। कहाँ की शराब वगैरह है ये सारा अरुणाचल प्रदेश का शराब है। कहाँ से इसको लाया गया था, इनको क्या था सर? अभी तो अनुसंधान चल रहा है, फास्टैग वगैरह लगे हुए हैं। उससे किसकी जानकारी वगैरह हो पाई? क्या चीज़? नहीं, वो लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए। मुजफ्फरपुर में ही लाना था या कहीं? नहीं, मुजफ्फरपुर में मुशहरी थाना अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में अनलोड किया जा रहा था। इसके साथ और भी गाड़ी सब है? हाँ, इसके साथ 3 और गाड़ियाँ हैं इस टैंकर। कारोबारी का पता चल पाया किनका माल था ये? गुप्त सूचना है तो पता किया जा रहा है, लेकिन छानबीन करके बाद आपको बता दिया जाएगा। ये सब कैसे रखा हुआ था? पेट्रोल की जगह पर शराब पाया गया है। इसमें तहखाना बना हुआ है, तहखाना बना हुआ है। स्कैनर से क्या पता चल पाता कि शराब है या नहीं? स्कैनर जो है आप लोग के पास में चेक करने वाला मशीन, उससे पता चल पाता कि शराब है या नहीं? है, पता चल पाता है जी। इससे आप लोग चेक किए थे क्या कि पहले से गुप्त सूचना थी? नहीं, हम लोग गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई किए हैं। कार्टन सर कितना है? लगभग 200 से ज़्यादा है। क्या कीमत होगी इसकी? 200 से एक मतलब कि अनुमान 20 लाख और 3-4 वाहन हैं तो मतलब 50 लाख की प्रॉपर्टी। मुजफ्फरपुर में साहेबगंज थाना क्षेत्र के बड़ा खुर्शेदा गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा बीती रात दुर्गा पूजा के लिए तैयार हो रहे मां दुर्गा समेत अन्य प्रतिमाओं के साथ
छेड़छाड़ की गई। इस दौरान प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया। बुधवार की सुबह जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच की। वहीं इस संबंध में ग्रामीण दीपक कुमार ने थाने में आवेदन देकर मामले की जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि बड़ा खुर्शेदा में एक माई स्थान मंदिर है, जहां लोगों ने इस बार दुर्गा पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रतिमाओं का निर्माण हो रही थी। इस दौरान घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। जानकारी सुबह में जब मूर्तिकार गए हैं हाथ जोड़ने बनाने, तो देखे हैं मूर्ति तोड़ा गया है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया है। तो सभी ग्रामीण को जानकारी हुआ है, ग्रामीण लोग जुटे हैं। हम लोग 112 को फ़ोन किए हैं, 112 आए हैं और वो बोले हैं कि मूर्ति का रिपेयर कराइए और चौकीदार का वहाँ एक डिप्यूट कर देंगे। लेकिन हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर सराय के मजदूर दीपक कुमार की बीते दिनों हैदराबाद में सड़क दुर्घटना में मौत के बाद परिजनों पर पहाड़ टूट गई है। वहीं जब शव बुधवार की सुबह साहेबगंज पहुंचा तो परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर थानेदार पहुंचे और मुखिया पति व जिला पार्षद के सहयोग से लोगों को शांत करवाया, तब जाकर अंतिम संस्कार हुआ। थानेदार ने बताया कि इसी पंचायत के एक ठेकेदार ने दीपक को मजदूरी के लिए हैदराबाद ले गया था। वहीं उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जब बुधवार को अहले सुबह मृतक का शव साहेबगंज आया तो ठेकेदार के एक भाई ने शव वाहन को रोके रखा और इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी। सुबह में जब शव गांव पहुंचा तो स्वजनों ने हंगामा कर वाहन से शव उतारने से इनकार कर दिया। वासुदेवपुर सराय के दीपक कुमार जी थे, जो हैदराबाद के सिकंदराबाद में कार्यरत थे। यहाँ के जो ठेकेदार थे, ठेकेदार के साथ वहाँ काम करते थे और किसी कारणवश अपने दो मित्रों के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे और सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और उनके साथ जो दो लोग थे वो भी घायल हैं। और मृत्यु होने के बाद परसों मैंने और वहाँ के स्थानीय मुखिया जी जो है और साहेबगंज अस्पताल के जो बड़ा साहेबगंज अस्पताल में से बात हुई और वहाँ से हम लोग क्या किए, कॉन्टेक्ट निकाले जहाँ उस अस्पताल में था। साहेबगंज थाना इंचार्ज से भी हम लोग की बात हुई और सबने पहल करके पार्थिव शरीर को सिकंदराबाद से मंगाया गया और आज सुबह लगभग 5 बजे के करीब पार्थिव शरीर जो है गाँव पहुँची है। ग्रामीणों के बीच कुछ बात चल रही थी, कुछ अफवाहों वाली बात चल रही थी, तो हमने जाके वहाँ पे और प्रशासन ने जाके वहाँ के स्थानीय मुखिया जी से हम सबने मिलकर समस्याओं को सुलझा दिया गया और सामाजिक स्तर पे आर्थिक रूप से सहयोग उस पीड़ित परिवार को करने की बात की गई और अभी दाह संस्कार की तैयारी हो रही है। बस कैसे मौत हुई थी वहाँ? सड़क दुर्घटना में हुई, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय पुलिस से हमारी बात हुई है और उन्होंने जो वीडियोस फुटेज वगैरह सब उन्होंने भेजा है, किस जगह पे एक्सीडेंट हुई है, कैसे एक्सीडेंट हुई है। उसके बाद जो वहाँ पे जो अस्पताल में जो गए और मृत घोषित किए गए थे अस्पताल पहुँचने पर, वो सारे डिटेल्स हमारे पास आ चुके हैं। तो सड़क दुर्घटना में ही मृत्यु हुई, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में जनगणना कराए जाने के साथ जातीय कॉलम जोड़े जाने के अटकलें पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी शुरू से जातीय जनगणना करने की पक्षधर रही है। यह देश हित में है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होता है तब तक असल बीमारी का पता नहीं चल पाएगा। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के क्रम में अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम में कार्यकर्ता से संवाद कर जमीनी हकीकत जानने के उद्देश्य से पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बिहार के चिन्हित 94 लाख व्यक्ति अंतिम पायदान पर बैठे गरीबों के लिए योजना बनाकर काम करने की जरूरत है। ये हम लोगों का पहले से ही रहा है। हम तो खुद प्रस्ताव दिए थे विधानसभा में, तब प्रधानमंत्री से हम लोग जाके मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने कई बार जो है पार्लियामेंट में मना किया कि हम नहीं कराएंगे। लेकिन देखिए, ये देश के हित के लिए जातीय आधारित गणना जब तक नहीं होगा पूरे देश में, तब तक असल बीमारी देश की जो है वो पता नहीं लग पाएगी। क्या मोदी सरकार बैकफुट पे जातीय जनगणना पर आप लोग? अब वो क्या
वो लोग तो आरक्षण विरोधी लोग तो चाहते ही नहीं, लोग पक्षधर ही नहीं है कि भाई हो। जाति आधारित गणना कॉलम ना जोड़ने के दबाव से ही तो वो कम सेंसस भी नहीं कर रही है। जो हर बार जो होता रहता है सेंसस 21 का ही समय था, अब बढ़ गया, सेंसस भी नहीं करा पाए। तिरहुत के लिए कुछ रोड मैप है आपका? आप देखिए सब आए, मैनिफेस्टो जब बनेगा सब लोग उससे फीडबैक लेंगे। और MDA जो है मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसमें तो नियमावली बनती है, तो उसमें कई लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुला करके बैठा करके नियमावली जो है हम लोग बनाएंगे। और एक अच्छा, क्योंकि पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका रहा है, तो उसके लिए वो सारा काम होगा। और हम लोग घूम भी रहे हैं, हर जगह फीडबैक भी ले रहे हैं। पूरे बिहार में आप लोग जान रहे हैं कि 94 लाख परिवार जो है गरीब है। असल में काम उनके लिए ही करना है। जो गरीब परिवार है उसका मेन स्ट्रीम में लाना है, उसको मुख्य धारा में लाना है। 2 करोड़ 75 लाख परिवार पूरे बिहार में है, जिसमें कि 94 लाख लोग गरीब हैं, जिसको कोई नौकरी नहीं है, आय 6,000 से कम है, मानसिक आय। उन लोगों के लिए जो है अलग से योजना हम लोग सब लोग बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो असली लड़ाई है वो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इससे हम लोग जो है निपटने के लिए जब समय आएगा तो हम लोग ज़रूर जनता के सामने अपना विजन जो है 24-25 के चुनाव के लिए उसको हम लोग रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की। इसका ऐलान केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया था। इस स्कीम का मकसद देश के सभी बच्चों को मजबूत वित्तीय नींव देना है। इस दौरान मुजफ्फरपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सभागार में क्षेत्रीय प्रमुख, DDM, नाबार्ड, LDM समेत लाभुकों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए और सभागार में मौजूद लाभुकों को संबोधित किया। NPS वात्सल्य में निवेश के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च के बाद नाबालिग सब्सक्राइबर्स को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर PRAN कार्ड दिए गए। NPS वात्सल्य योजना के जरिए माता पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए पेंशन खाते में निवेश करके बचत कर सकते हैं। यह योजना लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत का इस्तेमाल करती है। इसमें निवेश के कई विकल्प हैं। माता पिता अपने बच्चे के नाम पर सालाना कम से कम 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इससे यह योजना समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ हो जाती है। यह योजना समावेशिता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देती है। इस अवसर पर सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख कुमार विवेक ने NPS वात्सल्य योजना के 18 PRAN लाभार्थी को कार्ड दिया और साथ ही कहा कि NPS वात्सल्य योजना 18 वर्ष तक के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना का लाभ सभी अभिभावकों को उठाना चाहिए। वहीं बच्चों के लाभार्थी अभिभावकों ने बताया कि बच्चों के भविष्य और बढ़ रही महंगाई और ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए यह योजना बहुत ही आवश्यक है। सर, ये जो महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार ने शुरुआत की है आज 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, इसका लाभ बहुतों बच्चों को मिलेगा। ये पेंशन के साथ साथ जमा की स्कीम है जिसमें बच्चों को उनके पेरेंट्स के द्वारा पैसे जमा किए जाएंगे और ये पैसे जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उसमें से 25% तक अपनी ज़रूरतों के अनुसार निकाल सकते हैं और 18 वर्ष के बाद ये डायरेक्टली NPS 1 में शिफ्ट हो जाएंगे और 2.5 लाख तक वो निकाल सकते हैं, लमसम पेमेंट भी ले सकते हैं और 80% तक कॉर्पस में पेमेंट जाएगा 2.5 लाख के ऊपर। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है भारत सरकार की जिसमें सबों को पेंशन मिले, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। आज यहाँ बहुत सारे बच्चे और अभिभावक आए थे, उनमें 14 बच्चों को उनका जो पैन नंबर है यहाँ मैडम के माध्यम से, LDM साहब के माध्यम से दिया गया है।
सर ये लाभ क्या प्राइवेट सेक्टर के लोग उठा सकते हैं? कैसे कैसे उनको क्या करना होगा? सर ये एक बहुत ही सिंपल स्कीम है और 18 साल से कम के सारे बच्चे इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। चाहे उनके अभिभावक किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, इसका लाभ उनको और उनके बच्चों को मिल सकता है। सर ये योजना 0 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए है, जो सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों हैं। इससे मिनिमम इसमें मंथली या वन टाइम 1000 डालना है, मैक्सिमम कोई कैप नहीं है इसका, और ये एक अच्छी स्कीम है। ठीक है, अपना परिचय दें। प्रियंका कुमारी। मैडम आप बताएं कैसा स्कीम है, आपने लाभ लिया अपने बच्चे के लिए? स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। सरकार ने अगर कोई स्कीम लाई है तो बच्चों के हित के लिए लाई है। पहले तो 18 साल से ऊपर कोई भी स्कीम आती थी। अभी अगर पेरेंट्स अपने बच्चे का जन्म के साथ ही, चाहे जितने बड़े भी उनके बच्चे हैं, उनके लिए कुछ सेविंग चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक अच्छी खासी अमाउंट, कॉर्पस अमाउंट सेविंग हो जाएगी। और फिर फ्यूचर में, चूँकि आज भी कोई भी हमारे पेंशन प्लान चल नहीं रहा है किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में भी, हम लोग भी न्यू पेंशन स्कीम में ही काम करते हैं, तो इनके लिए पहले से प्रान नंबर जनरेटेड रहेगा जिसमें आगे खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने लाई है, सबको इसका लाभ लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले, ये अच्छी बात है। बच्चे के लिए कितना, मतलब भविष्य में बच्चे के लिए बहुत, बच्चा जब 18 ईयर्स का होगा उस समय एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट इसके पास जमा होगा। पढ़ाई कितनी महंगी हो रही है हर कोई जानता है, और उस टाइम एटलीस्ट इसके पास बेसिक स्टार्ट करने के लिए तो पैसे रहेंगे ना, फिर आगे तो गार्जियन खड़े ही हैं साथ में इसके लिए। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बुधवार को मुसहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया है। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने बताया कि मुसहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया है, कई बिंदुओं पर सुधार करने को लेकर निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुसहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हेल्थ मैनेजर को पहले ही कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। अब उनके जगह पर सकरा के बीएचएम की तत्काल नियुक्ति की गई है। यहां पर कई विभागों के द्वारा किए जा रहे निराशाजनक कार्य को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है और कहा कि अगर विभाग के संबंधित अधिकारी अपने परफॉर्मेंस में सुधार नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कई जांच के मशीनों में भी खराबी पाई गई, जिसको अविलंब सुधारने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। सीएससी में हम लोगों ने देखा है और कुछ बिंदुओं पर सुधार करने के लिए एमओआईसी को और आज सिविल सर्जन साहब और उनकी पूरी टीम भी यहाँ उपस्थित है। हम लोगों ने आवश्यक निर्देश दिया है। यहाँ के जो हेल्थ मैनेजर हैं, वो मैनेजर जो थे, उनको हम लोगों ने ऑलरेडी, चूँकि वो काम नहीं कर रहे थे, लगातार गायब थे, तो उनको ऑलरेडी हम लोगों ने बर्खास्त कर दिया 2 महीने पहले। तो एक बीएचएम की यहाँ पोस्टिंग हो गई है। सकरा के जो बीएचएम हैं वो संभवतः कल परसों में ज्वाइन कर लेंगे, तो उससे जो बेसिक मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा, चाहे वो साफ़ सफाई हो या मरीजों को जो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी है, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेल्थ मैनेजर के आने के बाद सुधार आएगा। इसके अतिरिक्त कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे टीबी का जो कार्यक्रम चल रहा है, टीबी एलिमिनेशन का, उसमें जो यहाँ STLS हैं, जो टेक्नीशियन हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। 1 महीने में अगस्त में 19, जुलाई में मात्र 27 उन्होंने जांच किया है, तो उनका वेतन हम लोगों ने बंद किया है और अगर वो सुधार नहीं करेंगे तो उनको टर्मिनेट करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यहाँ जो हम लोगों का पैथोलॉजी का लैब चल रहा है, उसमें भी मशीन्स वगैरह कुछ ख़राब रहने के कारण और माइनर उसमें गड़बड़ी है, उसको अविलंब ठीक करा करके और उसमें जो पैथोलॉजी की जांच होनी है उसको शुरू कराने के लिए हम लोगों ने बोला है। एक्सरे की व्यवस्था यहाँ नहीं है, उसमें विभाग के स्तर से संभवतः जो है वो टेंडर हो गया है। सिविल सर्जन साहब उसमें जानकारी ले लेंगे और अगले 15 दिनों में प्रयास रहेगा अगले माह के अंत तक हम लोग एक्सरे की व्यवस्था यहाँ करा दें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ C सेक्शन भी शुरू कराने के लिए बोला है, ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत हो, उनको जो है शहर मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज या सदर अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े। चूँकि MMIC खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एनेस्थीसिया के जो विशेषज्ञ हैं उनको 1 दिन यहाँ डिप्यूट करने के लिए बोला गया है जिला मुख्यालय से। तो उनकी जब प्रतिनियुक्ति हो जाएगी तो 1 दिन डिसाइड करके हम लोग जो है ये प्रयास करेंगे कि यहाँ C सेक्शन अगले 1 से 2 महीने में शुरू हो जाए।
इसके अतिरिक्त जो बुनियाद केंद्र है वहाँ थर्सडे को जिला से टीम आएगी और दिव्यांगता प्रमाण पत्र हम लोग बुनियाद केंद्र पर बनाएंगे। मंगलवार को सदर अस्पताल में बनेगा और थर्सडे को जो है, चूँकि यहाँ ऑडियोमेट्री की भी व्यवस्था है, जो कान में जिनको प्रॉब्लम होती है उनके टेक्नीशियन भी यहाँ बुनियाद केंद्र पर हैं, तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो डिसेबिलिटी के हैं उनको बोला गया है कि सिविल सर्जन साहब से कोऑर्डिनेट करके थर्सडे को बुनियाद केंद्र पर दिव्यांगों के लिए सर्टिफिकेट बनाने का काम, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने का काम यहाँ से शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष BDO हैं, उनको बोला गया कि इसकी बैठक नियमित करें और बेसिक जो कुछ आवश्यकता होती है, जैसे कुर्सी टूट गई है, कहीं पे कोई जंग लगा हुआ है अगर स्ट्रेचर में, तो उसकी छोटी मोटी मरम्मती, या बिल्डिंग में कहीं रंगाई पुताई करनी है तो उस राशि का उपयोग करके जो है बिल्डिंग का बेहतर रख रखाव और आवश्यक सामग्री की खरीद करें और बेहतर सुविधाएँ मरीजों को। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड स्थित बुनियाद केंद्र पर समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 50 महिला पुरुष दिव्यांगों के बीच बैटरी चालित साइकिल का वितरण किया। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए बुनियाद केंद्र पर सप्ताह में 1 दिन और सदर अस्पताल में प्रत्येक मंगलवार को कैंप लगाकर जांच कर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर दिव्यांग भाई बहनों को पढ़ाई करने के लिए और जीविकोपार्जन के लिए 50 दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया, जिन्हें आगे बढ़ने में काफ़ी सहूलियत होगी। वहीं मोतीपुर प्रखंड के रहने वाले दिव्यांग पंकज कुमार बैटरी चालित रिक्शा पाने के बाद खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें अब कोचिंग जाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। को दिया गया है ट्राईसाइकिल, क्या कहना चाहिए? ये बहुत बड़ी सौगात है और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो अपना रोजगार करना चाह रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में दिक्कत होती है, तो ऐसे जो लाभुक हैं जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करते हैं, उनको एलिम्को के माध्यम से राज्य सरकार बैटरी चालित रिक्शा खरीद करके उपलब्ध कराती है और इस बैटरी चालित रिक्शा के मिल जाने से इनको आने जाने में काफ़ी सुविधा होती है। अपने जीविकोपार्जन के साधन को बढ़ाने की जहाँ तक बात हो या पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए जाने के लिए, तो एक बहुत बड़ी सौगात है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसी के अनुरूप आज 50 दिव्यांगों को हम लोगों ने बैटरी चालित रिक्शा उपलब्ध कराया है। इससे पूर्व भी कैंप लगा करके हम लोगों ने जो एलिजिबल हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं उनको हम लोगों ने बैटरी चालित रिक्शा दिया और ये अभियान आगे कंटिन्यू करता रहेगा। लोगों से भी मेरी अपील है कि अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट बनाने में कोई समस्या आ रही है, तो हम लोग जो बुनियाद केंद्र है वहाँ भी हफ्ता में 1 दिन कैंप लगाने जा रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से मंगलवार को सदर अस्पताल में जो है कैंप लगता है, लेकिन बुनियाद केंद्र में भी हम लोग 1 दिन हफ्ता में यहाँ कैंप लगाएंगे और जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो बनाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जितने भी योग्य लाभुक हैं उनको हम लोग बैटरी चालित रिक्शा आगे आने वाले कुछ महीनों में हस्तांतरित करने का प्रयास करेंगे। इस दिशा में असिस्टेंट डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम भी लगी हुई है। सर, चश्मा भी दिया गया वृद्धों को। आज इस कार्यक्रम की भी शुरुआत, वैसे पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आँखों की जाँच होने के बाद निःशुल्क चश्मा दिया जाता है, तो इस कड़ी में आज हम लोगों ने कुछ योग्य लाभुकों को जो है चश्मा भी हस्तगत कराया है और आगे भी जो बुनियाद केंद्र की सुविधाएं हैं उसका बेहतर उपयोग हो, ये हम लोगों का प्रयास। मुजफ्फरपुर में मंगलवार को भक्ति भाव के साथ भगवान अनंत की पूजा की गई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ भगवान अनंत के पूजा की और अपने परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। पुरोहितों ने जगह जगह पूजा कराई। पुरोहितों ने कुश से निर्मित भगवान अनंत की स्थापना की और कुमकुम 14 गांठों वाला अनंत सूत्र रखकर वंदना करते हुए भगवान विष्णु का आवाहन किया। इसके बाद अनंत देव का ध्यान करते हुए अनंत को अपनी दाहिने हाथ में बांधा। इस संबंध में बाबा गरीबनाथ के पुजारी संतोष पाठक ने बताया कि अनंत पूजा अत्यंत फलदायी है। पुत्र धन सुख की कामना को लेकर यह पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु सृष्टि पालन और संहार की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले देवता है और अनंत रूप में वह संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा कर उनसे अपने जीवन में समृद्धि सुख और शांति की कामना करते हैं।
अनंत पूजा जो है वो अनंत दुखों का नाश करने वाला ये व्रत माना गया है, जिसका व्रत करने से व्रती को सारे दुखों का नाश होता है और सारे सुख समृद्धि से उनको परिपूर्ण करते हैं। अनंत भगवान कृष्ण भगवान के विष्णु भगवान के रूप में पूजा की जाती है और ये गरीब स्थान मंदिर में आज से नहीं सालों से पूजा होते हुए आ रहा है और यहाँ भक्त आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं भीड़ किस तरीके से है, यहाँ आकर के पूजा करके मनता मान करके लोग जाते हैं और अनंत भगवान से जो कामना होता है लोग कहते हैं उसको अनंत भगवान पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद बाबा का पूजा करते हैं। बाबा तो जानती है यहाँ के मनोकामना बाबा गरीबनाथ है, सारे दुखों का नाश करते हैं और सबकी मनोकामना को पूर्ति करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मंडप का व्यवस्था है और जगह को भी साफ सुथरा करके रखा गया हुआ है कि व्रती आए और बैठ करके आराम से पूजा कर सके। ब्राह्मण लोग हैं यहाँ पर कि उनको दिक्कत ना हो, आए और आराम से पूजा हो करके वो यहाँ से जा सके। 11 दिनों तक पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना के बाद बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा प्रखंड स्थित सिमरा में गणपति युवा पूजा समिति ने गणपति बप्पा मोरया अगले बरस्तु जल्दिया के जयकारों के साथ नम आंखों से गणपति महाराज की विदाई की। इस दौरान गाजे बाजे के साथ सिमरा से निकलकर पिलखी पुल नदी में विसर्जन किया गया। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए पियर थाना मौजूद रहा। समिति के अध्यक्ष चंदन कुमार ने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से 11 दिवसीय पूजा आराधना सफल रहा। मौके पर भोला कुमार, आनंद कुमार, चंदन कुमार गुप्ता सहित पूजा समिति से जुड़े सभी लोग मौजूद रहे। हर साल के भांति इस साल भी हम लोग धूमधाम से गणपति बाबा को पूजा कर रहे हैं और करते रहेंगे। बड़ी खुशी की बात है जो आज विसर्जन का दिन है, पूरा समाज का योगदान रहा है। इसमें विसर्जन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया है और सही सलामत से हम लोग विसर्जन किए हैं गणपति बाबा का। किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, क्या कोई सहयोग रहता है लोगों का? सभी समाज का सहयोग रहता है, सभी समाज का सहयोग रहता है। आज विसर्जन है, 11वां दिन पूजा का समापन है, इसी के उपलक्ष्य में विसर्जन किया गया है। ये 11वां साल है गणेश विसर्जन का। कितना योगदान रहा सारे कार्यकर्ताओं और टीम? सभी का योगदान है, पूरे समाज का योगदान है, पूरे सिमरा पूरे पंचायत वासी का योगदान है। कहाँ से कहाँ तक आज विसर्जन यात्रा निकला है? बस सिमरा से पिलखी तक 2 किलोमीटर की यात्रा है। लगभग कितने संख्याओं में श्रद्धालु रहे? 250 से 300 संख्या रहा। इस बार क्या कुछ खास रहा, किस तरीके से आप लोग? हर साल खास होता है, हर साल खास होता है और बड़ी धूमधाम से 11वां दिन मनाया जाता है। कितने वर्षों से कर रहे हैं? 11वां साल। मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित आदित्य पारस मॉल में बुधवार को पैराडाइज ग्रुप द्वारा गूगल प्ले स्टोर पर पैराडाइज ग्रुप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस ऐप की लॉन्चिंग को संस्था के संस्थापक ने केक काटकर सेलिब्रेट किया। इस ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पैराडाइज ग्रुप के संस्थापक ने बताया कि अब ग्राहक घर बैठे बैठे भी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और फर्नीचर जैसे उत्पादों की पैराडाइज ग्रुप के एप्लीकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन ग्राहकों को आधुनिक सुविधा के साथ साथ समय और पैसों की बचत भी करेगा। डिस्काउंट कूपन के साथ रिवार्ड पॉइंट, फाइनेंस और कई अन्य सुविधा भी उपलब्ध है। बता दें कि पैराडाइज ग्रुप का इतिहास काफ़ी पुराना और भरोसेमंद रहा है। वर्ष 2007 में शुरू हुए पैराडाइज ग्रुप ने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और फर्नीचर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति करके बाजार में खुद को एक प्रमुख संगठन के रूप में स्थापित किया है, जिसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और फर्नीचर जैसी उत्पाद उच्च श्रेणी के क्वालिटी के साथ आपूर्ति किए जाते हैं। ग्राहकों द्वारा यहां से खरीदारी किए गए किसी भी उत्पादों को ज़्यादा रखरखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही ये वज़न में बहुत हल्के, टिकाऊ और लंबे समय तक सेवा देने वाले उत्पाद होते हैं। यही कारण है कि ग्राहकों का विश्वास पैराडाइज ग्रुप पर बना रहा है। जी नमस्कार, मैं प्रभाकर चौबे, पैराडाइज ग्रुप का एमडी। आज हमारे प्रतिष्ठान में एक ऐप की लॉन्चिंग हुई है और हमारा बरसों से एक ख्वाहिश थी कि हम लोग कस्टमर को जो सुविधा ऑफलाइन में दे रहे हैं वो कस्टमर को घर बैठे ऑनलाइन में भी वो सुविधा दें और ये लोकल फॉर वोकल का जो एक मैसेज है उसको सही मायने में मार्केट में रिप्रेजेंट करें।
उसके लिए लगभग साल या 1.5 साल से कह सकते हैं हम लोगों ने एक बहुत ही मेहनत किया। एक हमारा थिंक टैंक है जो आप ऐप को तैयार किया, हमने भी कुछ उसमें इनपुट्स डाले और सारे का निचोड़ मिला के हमने एक बहुत ही अच्छा कस्टमर के लिए ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है पैराडाइज ग्रुप। वो अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाके पैराडाइज ग्रुप सर्च करेंगे, आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर हमारा वेबसाइट भी है जहाँ पे आप जाके वेब में ब्राउज कर सकते हैं www.onlineparadiseGroup.com। उद्देश्य क्या था ऐप का लॉन्च करने का? ऐप का लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि कस्टमर तक कनेक्टिविटी जो हो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। हम अभी जो बिजनेस कर रहे हैं वो मुजफ्फरपुर के लोकल में कर रहे हैं। हमारा शॉप जो है वो बैरिया के आदित्य पारस मॉल में स्थित है और हम यहाँ से लगभग ऑफलाइन में बिजनेस करें तो मैक्सिमम 100 किलो मतलब 100 किलोमीटर के रेडियस को ही टच कर पाते हैं। तो हम अपने रीच को बढ़ाने के लिए अभी हमने जो आज ऐप लॉन्च किया है उसमें हमने पूरे बिहार को लाइव किया है। हम यहाँ से पूरे बिहार के किसी भी कोने में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, IT और फर्नीचर से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। और वो 9200 अप्रॉक्स पिन कोड है जो हम लोग ने आज लाइव कर दिया है। और बहुत ही जल्द हम लोग नियर स्टेट्स जो हमारे बिहार से रिलेटेड हैं, झारखंड हो गया या फिर बंगाल है, उड़ीसा है, तो नेबर स्टेट्स के लिए भी हम लोग अप्रोच करेंगे अगर अच्छा हम लोग को रिजल्ट आता है तो। और कस्टमर का सहयोग रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा, भगवान की कृपा रही, तो हम लोग बहुत ही जल्दी पूरे पैन इंडिया में आएंगे। तो अब लोग हमें अभी क्या है जस्ट एक स्टार्टअप लिया है और ये स्टार्टअप फेस्टिवल से पहले इसलिए लिया गया है कि जो अदर जो ऑनलाइन साइट्स हैं और उन्होंने जो बिग बिलियन और वो सबका जो ऑफ़र दिया है उनको मैच और compete करने के लिए हमने भी एक नया सोच और नया मुहिम को लाया है जिसमें ऐप को रिप्रेजेंट किया है। क्या परिचय हो गया आपका? प्रभाकर चौबे मेरा नाम है, मैं पैराडाइज ग्रुप का MD हूँ। और एक जानकारी मैं और भी देना चाहता हूँ, अभी ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर और वेब पे है। बहुत ही जल्द हम लोग iOS पे भी काम कर रहे हैं और हमारा iOS में भी ये आ जाएगा ऐप हमारा। मुजफ्फरपुर के रोहुआ चौक पूसा रोड स्थित प्रतिभा मार्केट में विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर रुद्रा मोबाइल का भव्य शुभारंभ किया गया। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने विधिवत रूप से रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने रुद्रा मोबाइल के प्रोप्राइटर को शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर प्रोप्राइटर सोनू कुमार ने कहा कि प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया है। जिस तरह पहले प्रतिष्ठान को लोगों ने स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दिया, हम आशा करते हैं कि हमारे दूसरे प्रतिष्ठान को भी वैसे ही लोगों का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण लोगों को मोबाइल फ़ोन व उसके एक्सेसरीज़ खरीदने के लिए पहले शहर के रुख करना पड़ता था, लेकिन अब उनका दुकान खुल जाने से सभी लोगों को हर कंपनी की मोबाइल फ़ोन व उसके एक्सेसरीज़ यहीं पर उपलब्ध मिलेंगे। इसके साथ ही फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, एक्सचेंज की भी व्यवस्था है। सोनू कुमार ने बताया कि आने वाले फेस्टिवल सीज़न को देखते हुए छठ पूजा तक जो ग्राहक हमारे यहां से मोबाइल फ़ोन की खरीदारी करेंगे उन्हें हर खरीदारी पर एक निश्चित उपहार दिया जाएगा। सभी लोगों से अपील है कि एक बार दुकान पर आकर इसका भ्रमण जरूर करें। उद्घाटन हुआ है रोहुआ में, हमारी पूरी शुभकामना है। ये दुकान चूँकि दुकान ऐसी जगह पर है जहाँ शहरी और देहाती दोनों का मेल होता है, तो ये अच्छा से चले, अच्छा क्वालिटी का सामान मिले और सब लोग लाभान्वित हो। अगल बगल के शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस इलाके में विकास हो रहा है। तो हमारी शुभकामना है लोगों को, बच्चों को कि अच्छा से चलावें और जहाँ हम लोग की ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग मौजूद हैं। शुभकामना देते हैं बच्चों को कि इस दुकान को तरक्की के रास्ते पर ले जाए, इसका और यूनिट भी चालू हो। दूसरे ब्रांच का आज यहाँ पे उद्घाटन किया गया। हाँ, पहला ब्रांच को सभी ब्रांच यूनिट और तैयार हो। भी चाहते हैं पहले सबसे पहले तो जो है सो हमसे आपके चैनल का जो है सो तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि मेरा लड़का, बेटा, पोता कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकानदारी करके आगे बढ़े, उन्नति करे, इससे हम लोगों को शोभा देता है। और ये जो दुकान खुला है शहर और देहात के बीच में खुला है और जिससे उम्मीद करते हैं कि जो है से विकास का होगा। लोगों की मांग पर दूसरा ब्रांच का जो उद्घाटन हुआ है, विकास होगा और जो है सो इसका जो है सो उन्नति होगा। इसे स्थान जगह पर, अच्छा जगह पर मार्केट है जो है सो बगल में,
और 8 बजे से लेकर 9 बजे रात तक मार्केट चलता है। रुद्रा मोबाइल के दूसरे ब्रांच का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे भव्य शुभारंभ हुआ है रहुआ हाट मुसहरी मुजफ्फरपुर रोड। और ये नए प्रतिष्ठान की ओर से मैं तमाम जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ विश्वकर्मा पूजा की। और मैं समस्त जिलावासियों से कहता हूँ कि एक बार यहाँ आएँ और इस प्रतिष्ठान पे अपना सेवा का मौका दें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे बड़े भाई सोनू भैया को, और अपना समय दे, सेवा का मौका दे। किस किस कंपनी का यहाँ पर फ़ोन है? यहाँ ऑल ब्रांड का फ़ोन है और यहाँ पे आपको 0% पे आपको फ़ोन मिल जाएगा, लोन पे फ़ोन मिल जाएगा और आपको यहाँ एक्सचेंज ऑफ़र भी है, सब कुछ है। आप एक बार यहाँ पे विज़िट करें, इस दुकान पे विज़िट करें, रुद्रा मोबाइल पे विज़िट करें और सेवा का मौका दें। आपको सारा जानकारी मिल जाएगा आपको यहाँ। आज मेरा पहला ये दूसरा शॉप है रुद्रा मोबाइल का। मेरा पहला शॉप मुसहरी ब्लॉक पे है और यहाँ पे लोगों की व्यवस्था को देखते हुए, जो कि बहुत सारे होते हैं कि जो मार्केट जाने में प्रॉब्लम होता है, वो सारी सुविधा को देखते हैं यहाँ पे हमने दूसरा ब्रांच का जो है सो उद्घाटन किया है। और सारी सुविधा यहाँ ब्रांडेड कंपनी, सारी अच्छी सुविधा और सर्विस के साथ यहाँ पे दिया जाएगा। सारे कंपनी का फ़ोन फाइनेंस होगा, 0% ब्याज दर पर यहाँ पे दिया जाएगा। लोग शहरी क्षेत्र में जाकर के खरीदारी करने जाते थे फ़ोन वगैरह का, अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या कुछ? बिल्कुल, अब कोई चीज़ शहर और गांव में कोई चीज़ अब अंतर नहीं रह गया है। जो चीज़ वहाँ पे मिलता है वो चीज़ यहाँ भी मिलेगा। जो कंपनी वहाँ फाइनेंस करती है, जो कंपनी वहाँ देती है, वो हम भी यहाँ ही दे रहे हैं। तो अब शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल के अलावा एसेसरीज, जो भी आपको मोबाइल का चाहिए पार्ट्स, वो सारा आपको जो है सो जो एसेसरीज, चार्जर हो गया, हेडफोन हो गया, ये सारा आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। एक ही एरिया में दो ब्रांच का खुलना क्या कुछ मकसद? लोगों का प्यार विश्वास देखते हुए, लोगों की मांग पर। जी बिल्कुल, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल, सारे कंपनी का फाइनेंस यहाँ पे होगा, 0 डाउन पेमेंट पर भी और 0% ब्याज दर पर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। लोग लेना चाहिए ये अगर यहाँ पे अगर आपको रहुआ हाट पूसा रोड मुजफ्फरपुर, जो आपको मुसहरी ब्लॉक से पीछे है और रहुआ चौक से 1 किलोमीटर आगे है। क्या स्टोर का नाम हो गया? रुद्रा मोबाइल, मुसहरी पूसा रोड, मुसहरी ब्लॉक। शहर वासियों से और प्रखंड वासियों से क्या कुछ अपील करेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आए और यहाँ पर आकर अपने, अभी सबसे पहले शहरवासी और ग्रामवासी को हम ये कहेंगे कि हमारा जो यहाँ ओपनिंग हुआ, ये हमारा दूसरा ब्रांच है। अभी से जो है सो इस समय से लेकर पूरा फेस्टिवल यानी कि छठ पूजा तक सारे लोगों को हर मोबाइल की खरीदारी पर निश्चित उपहार दिया जाएगा और भारी डिस्काउंट दिया जाएगा। आज विश्वकर्मा पूजा, इस अवसर पर विशेष क्या दिया जाएगा? विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आज जो है सो सारे जितने भी हमारे कस्टमर हैं, जो भी आएंगे, उन लोगों के तरफ से एक गिफ्ट और मतलब कि डिस्काउंट। मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग संघ सर्वोदय परिसर में 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रेम शंकर शर्मा ने बताया कि प्रतिपक्ष में भागवत कथा का आयोजन खादी ग्रामोद्योग संघ के प्रधान कार्यालय परिसर में किया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि भागवत कथा महायज्ञ में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन मंडल में शामिल जिला खादी ग्राम उद्योग मंत्री वीरेंद्र कुमार, वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार, रामप्रीत बाबू, लाल बाबू सिंह, सरोज कुमार, राजन कुमार, इंद्रजीत शाही, बब्बन कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर खादी भंडार के प्रांगण में 24 से लेके और 2 अक्टूबर तक, माने 24 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक संध्या 6 बजे से 9 बजे तक 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। हम लोग के सनातन धर्म में ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ये सब ऋण है, जिसमें से पितृ ऋण जो है वह बहुत बड़ा ऋण है। भगवान को हम लोग भाव से मनाते हैं, पितृ को हम लोग कर्म से मनाते हैं। और इस पितृपक्ष में यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। आयोजन समिति सब बैठे हुए हैं और यहाँ पर पहली बार ये हो रहा है, जिसमें अयोध्या जी से हमारे राष्ट्रीय संत छोटे बापू जी पधार रहे हैं, जो अपनी वाणी से हम लोगों को मुग्ध करेंगे
साथ में 24 को सुबह में कलश यात्रा निकाला जाएगा, जो सीढ़ी घाट से चलकर यहाँ खादी भंडार प्रांगण में पहुँचेगा। हम लोगों का 251 कलश का लक्ष्य है कि उतने लोग उसमें सम्मिलित होंगे गाजे बाजे के साथ। और हर दिन शाम में कथा के साथ जिस दिन जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस दिन उसकी झांकी प्रस्तुत की जाएगी। और इसमें पूरे जिला वासियों को हम लोगों के तरफ से आमंत्रण है और सब लोग पधारे और इस जग को सफल बनाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।